नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। दिखाएंगे आपको कि मध्य प्रदेश की सियासत किसान को लेकर क्या कह रही है। मध्य प्रदेश की सियासत इस समय चावल को लेकर भी गरमाई, दोनों मामले किसानों से जुड़े हैं, लेकिन ये भी समझेंगे कि और भी क्या क्या है। कहां मंडी को लेकर विवाद ऐसा हो गया कि लाठीचार्ज की नौबत आ गई। कुछ और भी दिलचस्प खबरें, चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। ट्वीट पर दिसंबर तक निकाय की जंग, एक्शन में महाराज, उपचुनाव से पहले नर्मदे हर, हड़ताल के बीच झड़प। तो 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ है। ट्वीट बार इस समय मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। दरअसल एक किसान का मामला सामने आया, उसके बाद कमलनाथ ने ट्वीट किया, लेकिन इसी बीच एक और मामला सामने आ गया और मामला था चावल का। चावल को लेकर भी कमलनाथ ने कई तरह के ट्वीट किए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार यानी शिवराज जी ने पूरे मामले पर पलटवार कर दिया। पलटवार किसान की हत्या को, आत्महत्या को लेकर भी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवराज ने कहा है कि क्या झूठ और भ्रम की कांग्रेस की राजनीति है। कमलनाथ जी को ऊंची राजनीति से बचना चाहिए। आपको ऐसी ऊंची राजनीति करने से बचना चाहिए। कम से कम अपने पद की गरिमा पर तो ध्यान रखिए। कमलनाथ जी, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है। सीहोर में किसान की आत्महत्या को लेकर किया था ट्वीट, उसके बाद सवाल खड़े किए और शिवराज ने फिर तमाम तरह की बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के बड़े हिस्से में पूर्व में ही सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। 15 लाख हेक्टेयर फसल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों में खराब हुई है और इसके कारण जो स्थितियां निर्मित हुई है उसमें सरकार लगातार पहुंच रही है। और हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और उन्होंने किसानों को ढांढस भी बंधाया और सबसे पहले कोई नेता यदि खेतों तक पहुंचा है तो वो शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब इस पर ट्वीट बार दिखाई दे रहा है। साथ ही दूसरी इसी किसानों से जुड़ी खबर है। चावल का जो वितरण हुआ उस चावल को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। तो 2 तरह के मामले हैं, 2 तरह की इसमें सियासत है। एक किसान की मौत का मामला है, दूसरा चावल खरीदी का जो मामला है। जो चावल वितरण किया गया था कोरोना के दौर में, उसको लेकर ईओडब्ल्यू ने जांच के आदेश भी दे दिए और जांच के आदेश के बाद अब ईओडब्ल्यू पूरे मामले की जांच करेगा। तो 2 तरह की खबरें हैं, सियासत गरमाई हुई है, लेकिन दोनों खबर एक जैसी, एक चावल है और एक किसान से जुड़ी खबर है। चावल का मामला कोरोना से जुड़ा है और किसान से जुड़ा मामला फसल का है। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, 2 तरह की खबरें दिखाई दे रही इस समय। एक्शन में सरकार है, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि चावल बांटने के मामले की बात करें या किसानों का जो जिस तरह से आत्महत्या का मामला सामने आया उसकी बात करें, दोनों ही मामले में सरकार गंभीर नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनोज जी, पहली खबर की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से अमानक स्तर का जो चावल वितरण का मामला निकल कर सामने आया, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोरोना संकट काल में जो चावल का वितरण मध्य प्रदेश में किया गया और खास तौर पर बालाघाट और मंडला में जिस तरीके से जो है एफसीआई ने सैंपलिंग की थी और ये बात निकलकर जांच में सामने आई कि अमानक स्तर का चावल यहां पर गरीबों को वितरित किया गया। तो यही कारण है कि इसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया, केंद्र सरकार ने जांच की रिपोर्ट और लेटर के साथ इस पूरे मामले की शिकायत राज्य सरकार से की और कहा भी कि कार्रवाई की जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल ही जो है जिला प्रबंधक को सीएम के निर्देश पर निलंबित किया गया है। इसके अलावा जो नियंत्रक थे, गुणवत्ता नियंत्रक, उनको भी जो है यहां से उनके पद से हटाया गया है। तो सीधे तौर पर कल ही बड़ी कार्रवाई की थी और उसके बाद माना यह जा रहा था कि आज भी मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर एक्शन में नजर आएंगे और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू को जो है ये पूरी जांच सौंप दी है। तो अब ये जो है एक तरीके से हम बात करें तो अमानक स्तर का खाद्य सामग्री देने का, वितरण करने का ये पूरा मामला है। तो इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगा, क्योंकि 5 मिलर्स कंपनी जिन्होंने चावल का सप्लाई किए थे उनके खिलाफ भी जो है वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। तो सीधे तौर पर अब एक्शन में सरकार नजर आ रही है और खास तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। लेकिन इसमें 18 जो मिले हैं बालाघाट की, उनमें भी ताले डले, वहां पर भी कार्रवाई की गई है चावल को लेकर, जहां से शायद चावल की सप्लाई हुई थी, जिस तरह की खबरें आई। तो क्या माना जाए कि चावल का जो मुद्दा है वो बेहद बड़ा मुद्दा हो गया और इसी बीच फिर हम देख रहे थे कि तमाम तरह की बातें किसानों से जुड़ी भी सामने आ रही है। आकाश,
जी निश्चित रूप से चावल का मुद्दा बड़ा है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से गरीबों को लेकर एक अलग दृष्टिकोण उनका रहता है और यही कारण है कि जैसे ही ये पूरा मामला केंद्र की रिपोर्ट के बाद, केंद्र के लेटर के बाद प्रकाश में आया, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर एक्शन में नजर आए। जो 18 मिलें बंद की गई हैं उनको सील किया गया है, वहां पर दोबारा से सैंपलिंग होगी और इसके अलावा जहां जहां अमानक स्तर का चावल पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सीएम ने निर्देश दिए और ईओडब्ल्यू को जांच सौंपे जाने से मामला स्पष्ट है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। यही कारण है कि सीएम ने ये पूरा मामले की जांच की जिम्मेदारी ईओडब्ल्यू को सौंपी है। वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात करें मनोज जी, तो अन्नदाता से जुड़ी हुई जो दूसरी खबर है, सीहोर का जो पूरा मामला था जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी गरमाई है। जिस तरीके से किसान ने आत्महत्या की और उसके बाद इसको लेकर जमकर सियासी बवाल मध्य प्रदेश में देखा गया। विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और विपक्ष ने सीधे तौर पर फसल खराब होने का हवाला देते हुए किसान की आत्महत्या का बड़ा कारण बताया और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम जांच हुई और उसके बाद जब सरकार ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं जो किसान था वो पहले से ही जो है मानसिक रूप से ठीक नहीं था, बीमार चल रहा था। यही कारण है कि उसने इससे परेशान होकर आत्महत्या की है, ना कि फसल खराब होने से। और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ को नसीहत दी है कि वो इतने बड़े नेता होने के बाद, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद, पूर्व सीएम होने के बाद भी इस तरीके से राजनीति करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखना चाहिए। जी जी, तो इसमें यह माना जाए कि अब सियासत पर जो पलटवार दिखाई दे रहा है, उपचुनाव की बारी भी है। ऐसे में ही हमने चावल का मामला भी देखा कि बड़ी तेजी से गरमाया। हालांकि सबसे पहले इस खबर को Y24 ने जब लेटर हमारे पास आया केंद्र का तो उसके बाद इस पर फिर उठाया भी इस खबर को। लेकिन क्या ये माना जाए दोनों खबरों में जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, क्या सियासत और गरमाने वाली, क्योंकि उपचुनाव सामने? जी निश्चित रूप से इन दोनों ही मामलों को लेकर सियासत अभी और गरमाएगी। यही कारण है, अगर हम सरकार की बात करें, निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही बनती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही केंद्र सरकार का लेटर आया स्वतः इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई करने की बात कही और कल देर शाम तक कार्रवाई भी हो गई। और उसके बाद आज जिस तरीके से ईओडब्ल्यू को पूरा मामला सौंपा गया है, जिससे ये साफ है कि सीएम इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उनको बख्शने नहीं वाले हैं और उन पर कार्रवाई सख्त होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम इसको गंभीरता से लेंगे, पर सवाल यह भी है कि गड़बड़ कहां हो गई थी। कहा यह जा रहा है कि वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, कमलनाथ जी के दौर में हुआ, वो जिस चावल का वितरण हुआ है उस पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन किसके दौर में हुआ, क्या हुआ, पर ऐसा चावल जिसे जानवर भी ना खा सके और लोगों तक पहुंच गया, ये बड़ा सवाल है। चलिए अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। चुनाव का दौर है, उपचुनाव की चर्चा, लेकिन उपचुनाव की चर्चा के बीच अब निकाय चुनाव की जंग भी दिखाई दे रही है और भूपेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री है, उन्होंने संकेत जताया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है दिसंबर जनवरी में नगरीय निकाय के चुनाव भी हो जाए। और उनके संकेत में ये नजर आ रहा है, उसकी वजह भी ये है कि आपको याद होगा कि जब सरकार कमलनाथ जी की थी उस दौर में कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर तरह तरह की बातें चलती रही। बात ये भी चली थी कि नगर निगम, जो बड़े नगर निगम है, उनको दो भागों में बांट दिया जाए, खासकर इंदौर और भोपाल को। लेकिन ये जो मामला सामने आया था इसको सरकार ने बदल दिया और अब एक बार फिर निकाय चुनाव की बातें सामने आ रही है। खुद भूपेंद्र सिंह जो कि नगरीय निकाय के मंत्री है, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। से स्थानों पर आरक्षण की प्रक्रिया हो गई है, जहां रह गया है वहां आरक्षण चल रहा है और कोशिश हम लोगों की ये होगी कि दिसंबर जनवरी तक मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो जाए। चलिए, कह रहे हैं कि प्रयास ये रहेगा कि दिसंबर जनवरी तक चुनाव हो जाए। मेरे साथ शोएब जुड़ रहे हैं, शोएब से बात कर लेते हैं। शोएब, क्या कहेंगे, जिस तरह से कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री, तो क्या ये माना जाए कि अब इसकी कवायद भी बड़ी तेजी से देखने को मिलेगी? और पहले तो उपचुनाव होना है ये तय है, लेकिन उसके बाद इसी बीच में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी दिखाई देने लगेंगी। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, काफी समय बीत चुका है और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार थी तब भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचलें तेज थी, लेकिन अब बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है और फिलहाल कई महीने बीत भी चुके हैं। जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है और दिसंबर जनवरी में जो है चुनाव किए जाएंगे। फिलहाल कई सीमांकन होना है जिलों में, इसके अलावा वार्ड आरक्षण भी होना है। और जिस तरह से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की बात किया तो उनका यह भी कहना है कई जगहों पर वार्ड आरक्षण भी किए जा रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से हाल ही में भी देखने को मिला था कि सीएम हाउस का कई जो महापौर थे या जो अगर बात किया जो अध्यक्ष थे वो फिलहाल प्रदर्शन करते हुए आए थे और मांग कर रहे थे जल्द से जल्द नगरीय निकाय चुनाव किए जाए, क्योंकि जिस तरह से वार्डों की हालतों की बात की जाए, अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जो लोग हैं जो सीधे नेता से जुड़ते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं। तो फिलहाल जो है अब ऐलान किया जा रहा है और दिसंबर और जनवरी माह में कहा जा रहा है कि जो है नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेब, आप मेरे साथ जुड़े। और नगरीय निकाय के चुनाव जैसा कह रहे हैं और भूपेंद्र सिंह ने भी यही कहा है, इस तरह का एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने इशारा किया है, लेकिन चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम होता, देखना होगा कि कब चुनाव होते हैं। पर उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर जनवरी में जैसे ही उपचुनाव संपन्न होंगे अक्टूबर में हो सकते हैं, इसकी भी संभावना व्यक्त की जा रही। थोड़े दिन में 2-4 दिन में कार्यक्रम भी सामने आएगा। पर चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासत भी गरमाई है और तैयारियां कर रही हैं दोनों ही पार्टियां। अब चलते हैं, जब चुनाव की बात है तो उपचुनाव में हम कैसे पीछे रहेंगे। उपचुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल इस समय संग्राम का केंद्र बना। उपचुनाव का संग्राम जहां देखा जा रहा है, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले देखा हमने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 76,000 कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर, बीजेपी कांग्रेस के थे ऐसा दावा है, सिंधिया समर्थक थे और फिर वो जुड़ गए और उसके बाद एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस लौटे ग्वालियर में और आज उन्होंने समर्थकों को जिताने के लिए नारे कुछ लोगों ने लगाए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस नजर आई है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं को धोखा दिया, इस धोखे की कीमत कांग्रेस सरकार को चुकानी पड़ेगी और चुकाई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सिंधिया ने हाल ही में ग्वालियर में हुआ भाजपा का सदस्यता अभियान, कई कांग्रेस कार्यकर्ता ले चुके हैं भाजपा की सदस्यता, उसका जिक्र भी किया। लेकिन क्या कह रहे हैं सिंधिया इन कार्यकर्ताओं के बीच में, सुनिएगा। चुनाव में जो जो वादे किए थे सब सारे के सारे खत्म हो गए। पुरानी कहावत है ना कि झूठ बोलने कौवा काटे। अब वो समय आ गया है, नंबर की माटी है। सारे कांग्रेस के नेता समझ लेंगे जितना इसमें मिठास है उतनी नमकीनता भी है। कोई हमसे वादा खिलाफी करे उसका जवाब भी हम देंगे। सबसे बड़ा इस दुनिया में भगवान आप हो, मतदाता के रूप में, और इस योद्धा ने सदैव आपकी लड़ाई लड़ी है। अब इस बार जो आपका झंडा उठाया इस योद्धा ने, इसने, इनकी लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़नी होगी। चलिए, वो जिक्र कर रहे हैं किसानों का कि इस बार की लड़ाई आपको झंडा उठाकर लड़ना होगा, लेकिन झंडा बदल चुका। अब झंडा कांग्रेस का नहीं बीजेपी का होगा और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भगवा डाले हुए हैं, गमछा अपने कंधे पर, और कह रहे हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा। अब क्या कहा उन्होंने ये भी आपने सुन लिया। अनिल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या माना जाए, ग्वालियर और चंबल में खासकर चुनाव का एकदम परिदृश्य दिखाई देने लगा है। उपचुनाव से पहले चाहे आज नरेंद्र सिंह तोमर भी कुछ जगह पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम देख रहे हैं लोगों से बात करते हुए। तो क्या सिंधिया का क्या कब तक का कार्यक्रम है और क्या करने वाले हैं वहां पर? देखिए, एक दिन के दौरे पर ये ग्वालियर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक तो वो यहाँ पर जनसंपर्क करेंगे और जो उनका जो रानी महल स्थित परिसर है उस परिसर में वो लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे। कई सामाजिक संगठन हैं जो आए हुए हैं, उनसे अपनी शिकायतें लेकर उनसे भी मुलाकात करेंगे। शिक्षक आए हुए हैं, उनकी शिकायतें हैं, वो अपनी शिकायतें बताएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो उनका देवघर है गोरखी स्थित, वहाँ पर जाकर आज जो उर्स का कार्यक्रम है वहाँ पर शामिल होंगे। उसके बाद बताया जा रहा था कि मीडिया से चर्चा करेंगे, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है, ये भी बताया जा रहा है। और उसके साथ ये सुबह जो है वो ग्वालियर से रवाना हो जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो जो उपचुनाव है उसको लेकर ये लगातार जो इनके दौरे हैं वो लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। ये इस साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है। और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको जो भाजपा के लिए अपने प्रत्याशियों को जिताने की भी बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये दौरा है वो एक चुनावी दौरा भी लोगों द्वारा माना जा रहा है। कांग्रेस इसको चुनावी दौरा भी मान रही है। तो ये माना जाए कि अब सिंधिया एकदम एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल कह सकते हैं अपन कि सिंधिया बिल्कुल एक्शन मूड पे हैं, और जिस तरीके से उपचुनाव जो है नजदीक आते जा रहे हैं, और ग्वालियर चंबल संभाग में 16 विधानसभाओं को लेकर जो सीट को लेकर चुनाव होने हैं, उसमें लगातार वो दौरे कर रहे हैं, और उसमें माना जा रहा है कि सिंधिया जो है वो एक चेहरा है, लोगों के दिलों पर राज करने वाला चेहरा है। तो हो सकता है कि लगातार उनके जो दौरे रहेंगे वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हुए उनको जीत हासिल कराने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े अनिल। लेकिन ग्वालियर चंबल में इस समय उपचुनाव की रणभेरी पर हर कोई खड़ा है। तारीख तय नहीं है, लेकिन तारीख से पहले सब समझ रहे हैं कि शायद अक्टूबर में चुनाव होंगे। उसी दृष्टि से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं दबाव प्रभाव बनाने में। अब किसका प्रभाव कितना काम आएगा, महाराज, शिवराज और फिर बाकी कांग्रेस। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। खबर भी इसी उपचुनाव से जुड़ी है, क्योंकि उपचुनाव की खबरें इस समय काफी है। उपचुनाव से पहले सावेर में बीजेपी का नर्मदे हर अभियान शुरू होगा, जिसके तहत 314 बूथों पर नर्मदा का जल पहुंचेगा। कलश यात्रा के जरिए महिलाएं नर्मदा का जल लेकर जाएंगी। ये अभियान 7 सितंबर तक चलेगा। सावेर विधानसभा के उज्जैनी में कार्यक्रम होगा। नर्मदा चिपरा लिंक परियोजना के दूसरे चरण में सावेर विधानसभा में 189 गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचने की बात कही जा रही। ये सावेर के किसानों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस परियोजना के बाद किसानों के खेतों तक नर्मदा का पानी सीधा पहुंचेगा। इस योजना की नींव जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया रखेंगे। लेकिन हमने देखा कि जब सिंधिया और शिवराज जब पहुंचे थे अभी इंदौर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था और इस योजना का जिक्र भी किया था। लेकिन हर हर मोदी घर घर नर्मदे एक अभियान भी माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है। पहले हमने ये भी देखा था कि तुलसी के पौधे घर घर तक पहुंचाए थे इंदौर में, और अब ये अभियान हो सकता है कि अकेले इंदौर में नहीं, बल्कि इसके अलावा पूरे प्रदेश में जहां चुनाव होंगे वहां भी देखने को मिलेगा। और गंगा बनाम नर्मदा इसको कहा जा सकता है। हेमांसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है इंदौर से। हेमांसा से बात कर लेते हैं। हेमांसा, शिवराज अभी कुछ दिन पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि नर्मदा लिंक, जो छिपरा लिंक की बात की थी उन्होंने, और ये भी कहा था कि सांवेर में भी अब दूसरे चरण में उसका काम होगा। लेकिन उससे पहले जो घर घर पहुंचने की महिलाएं बात कर रही है नर्मदा का, इसी तरह का एक अभियान हमने गंगा को पहुंचाने की बात भी कही गई थी कांग्रेस की तरफ से। तो क्या गंगा बनाम नर्मदा इसको मान लें, या बीजेपी का एक अपना कार्यक्रम है? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से अब जो उपचुनाव है वो होने वाला है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। और वहीं अब एक बार फिर उपचुनावों के दौरान पद यात्रा जो निकालने का जो दौर है वो शुरू हो गया है। चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, अभी कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी पद यात्रा निकालने की बात कही थी। वहीं अब बीजेपी ने भी ये अभियान छेड़ लिया है। उपचुनाव के पहले सावेर में, चूंकि बहुत उपचुनाव में जो नजर है सावेर बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, तो बीजेपी ने अभियान छेड़ा है। नर्मदे हर अभियान जो है वो सावेर में शुरू कर रही है, और इसमें जो है 314 बूथों पर जो है नर्मदा जल भेजा जाएगा। खास तौर पे जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा के जरिए जो है नर्मदा जल वो घर घर पहुंचाएंगे। और आपको बता दूं मनोज जी, 7 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। नर्मदे हर के नाम से जो है कार्यक्रम की आज शुरुआत की गई है मनोज। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है आज से? जी मनोज जी, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है, और मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर और विधायक रमेश मेंडोला जो हैं ये कार्यक्रम में जो है मौजूद रहे। और इसके साथ ही 182 गांवों में जो है अब पीने के लिए पानी पहुंचेगा सावेर में, और खेतों में सिंचाई को लेकर नर्मदा घाटी का भी विकास जो है वो होगा। इसके तहत ही 2400 करोड़ की योजनाएं हैं वो बनाई जाएंगी इस अभियान के दौरान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ी। और सावेर में एक बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जैसा कहा भी था उन्होंने, इंदौर में 2400 करोड़ की ये परियोजना है, जिसका सीधा तौर पर लाभ वहां के लोगों को मिलेगा, ऐसा दावा है। योजनाओं की बात होती है, लेकिन उपचुनाव से पहले हर वर्ग को नर्मदा से जोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। घर घर जल लेकर जो महिलाएं हैं वो पहुंचेंगी, कलश के जरिए पहुंचेंगी, और ये बताएंगी कि अब नर्मदा आपके घर में है तो भारतीय जनता पार्टी में घर में ही रखिए, बाहर मत ना जाने दीजिए। क्योंकि तुलसी सिलावट वहां से मैदान में है, जो पिछली दफा कांग्रेस से वोट मांग रहे थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी से
मंत्री है वो सिंचाई विभाग के। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड की ओर से मंडी अधिनियम 1972 को बचाने और वेतन पेंशन की मांग को लेकर मंडी बोर्ड के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस आंदोलन में प्रदेश के 5 कर्मचारी संगठन शामिल है जो हजारों की संख्या में भोपाल पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि बार बार चेतावनी के बाद भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए उनके पास हड़ताल के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज हड़ताल करने पहुंचे, ये देखिएगा आप, कर्मचारी नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही कुछ खबरें इंदौर से भी आई है जहां कुछ कर्मचारी शामिल हुए थे, लेकिन प्रदेश भर के कर्मचारी यहां पहुंचे हैं और काफी तादाद में ये कर्मचारी है। उस बीच पुलिस के साथ भी वहां पहुंचे हैं तो धरने देने से उनको मना किया गया है, जिस तरह की खबर आ रही है। उसके बाद कुछ और भी स्थितियां वहां निर्मित हुई थी। आप देखिएगा, ये दर्शक देख रहे होंगे जिस तरह के विजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी मंडी के कर्मचारी है। मंडी एक्ट में बदलाव को लेकर अधिकारी कर्मचारी सभी इसमें शामिल हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल निजी मंडी यानी प्राइवेट मंडियों को चालू करने की ये बात है, उसको लेकर विंध्याचल भवन के पास ये सड़क पर कर्मचारी बैठ गए थे और फिर बाद में उनको वहां से रवाना किया गया। मंडी बोर्ड मुख्यालय वही है जहां ये प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस भी पहुंची है और हल्की फुल्की झड़प भी हुई है। चलिए, संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता वहां पहुंचे थे, इनसे बात की है, क्या मांग है जरा देख लेते हैं। मंडी अध्यादेश कानून लागू किया गया है, जिसके विरोध में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमें मंडी विपणन बोर्ड के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कर्मचारी मौजूद हैं। सर, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस कृषि उपज मंडी महासंघ भोपाल एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा समिति का सदस्य हूँ। हम सभी 5 प्रांतीय अध्यक्षों ने मिलकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन करने की वजह ही यह है कि जो सरकार ने मॉडल अधिनियम जो 2020 लागू किया है, यह 100% कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, हम्माल तुलावटी सबके विरोध में है। क्योंकि जो अध्यादेश लागू किया गया है, अब आप एक ये चीज बताए, एक जनरल समझने की बात है, आम आदमी भी समझ सकता है कि जब सरकार 2 तरीके के नियम अपना रही है कि हम लोगों को सिर्फ मंडी कर्मचारियों को मंडी के प्रांगण तक सीमित कर दिया गया और मंडी के बाहर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, ना किसी प्रकार के हम कोई गाड़ी रोक सकते, ना बाहर कोई किसान का अगर पेमेंट डूबा तो हमको कोई अधिकार नहीं, हम उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये जो मॉडल अध्यादेश अधिनियम 2020 लागू किया गया है, जब कर्मचारी को मंडी प्रांगण में सीमित रखा जाएगा और जिस व्यापारी को अगर बाहर बगैर पैसे बगैर लाइसेंस के माल मिल रहा है तो मंडी में क्यों आएगा, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। दूसरी बात, किसानों का बाहर जब माल खरीदेगा औने पौने दाम पर, क्योंकि जब उसको बाहर प्रतियोगिता के आधार पर मंडी प्रांगण में जो होता है 50-100 व्यापारी होते हैं, लेकिन बाहर तो मोनोपाली चलेगी। मैंने आपने तय कर लिया कि हमको ये भाव खरीदना है, ये भाव हम खरीद लेंगे। इस प्रकार से मतलब किसानों के साथ भी मतलब उनका मूल्य का, उपज का मूल्य मिलेगा, ना उनका माल का अगर श्योरिटी की कोई गारंटी नहीं उनके पैसों की। और कर्मचारी हित में तो इतना बेकार है ये मॉडल अध्यादेश जो लागू किया गया है 6 मई 2020 से। हम तब से लगातार इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं। हमने काली पट्टी, काले कपड़े पहने, ज्ञापन दिया। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से ये मांग चाहते हैं कि मॉडल अध्यादेश 2020 में संशोधन किया जाए, हमको भी संचालन में शामिल किया जाए। आप अगर यह नहीं कर सकते तो आप पूरा मंडी बोर्ड ले लीजिए मध्य प्रदेश शासन में, हमको राज्य शासन कर्मचारी बना दीजिए, हमारे वेतन भत्ते पेंशन की सुरक्षा कीजिए। तो चलिए, जो अध्यादेश जारी हुआ है मई में, उसको भंग करने की बात कर रहे हैं। और मॉडल अध्यादेश हम आपको बता दें कि दरअसल इसके तहत कुछ निजी जो कंपनियां वो भी मंडी में जाएंगी और सवाल यही है कि यदि वो जाएंगी तो फिर मंडी में क्या क्या होता है। ऐसी कई खबरें सामने आई। इन कर्मचारियों को ये भी समझना पड़ेगा। अच्छी बात है, आप अपनी मांग रखिए, जायज है, आप सड़क पर उतरिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए और मंडी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत खड़े होते हैं, मंडी में क्या नहीं होता। और उसके बहुत सारे विजुअल, बहुत सारी खबरें लगातार हम दिखाते रहे हैं, पर इसका कोई रास्ता निकलेगा ऐसी उम्मीद की जाना चाहिए। मिड सेशन में हम इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे मिलते हैं और फिर मुलाकात होगी अगले मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।